सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी, बहुत शानदार बात बोली गई है यार। देखो, अगर आप लोग एक छोटा सा पेड़ लगाओगे तो उसको बड़ा होने में, उसको फल देने में, उसको छांव देने में टाइम लगेगा, और उसको प्रॉपर आप लोगों को उसकी ध्यान रखना पड़ेगा। उसको प्रॉपर एक तरीके से नहीं है, पानी देना, खाद देना, सारी चीजें उसका ध्यान रखना, कोई बकरी वगैरह खाकर ना चली जाए या फिर कोई तोड़ ना दे उसको बच्चा, कुछ भी इस तरीके से एक तरीके से केयर आप लोगों को उसकी करनी पड़ेगी। तो उसमें टाइम लगता है रिजल्ट आने में। आप लोग ये देखिए, बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अगर बच्चा जो है पता चला 6ठे महीने 7वें महीने पैदा हो गया, तो फिर बच्चे को बेसिकली एक प्रोटेक्टिव यूनिट में रखा जाता है, जिसको कई बार आप लोगों को बोल देते हैं कि बच्चे को शीशे में रख रखा है। ठीक है, तो ये क्या चीजें होती हैं? ये होती है कि किसी भी चीज को अगर प्रॉपर वे में आप लोग को अचीव करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो बोला गया है कि एक तरीके गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी कि जो सही चीजें होती हैं जो लाइफ में आप लोग अचीव करना चाहते हैं वो टाइम तो लेती है। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से अगर आप लोग किसी एक वनडे टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलो यार ठीक है 6-7 महीने में उसको कवर कर लेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग यूपीएससी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम मांगता है 1.5 साल। एक तरीके से आप लोग देख के चल सकते हैं। तो क्या है, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर चीजें चल रही हैं तो उसमें टाइम लगेगा। अपने अंदर पेशेंस रख के चलो, किसी भी अगर काम को करना स्टार्ट करते हो, वरना चीजें जो है आप लोग काफी पीछे छोड़कर चले जाएंगे और आप लोगों को ये लगेगा यार ये चल क्या रहा है जिंदगी में। तो इसलिए हमेशा पेशेंस बनाकर इंसान को रखना चाहिए। ठीक है, काफी प्यारा, काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। काफी कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये कुछ पैटर्न रहेगा डिस्कशन का, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज आप लोगों के सामने कार्टून भी होगा, पर उससे पहले आप लोगों के सामने ओलंपिक मेडल की टैली। तो खुशखबरी है कि हमारे खाते में एक और मेडल यहाँ पर जुड़ गया है प्रेजेंट टाइम पर। अब हमारे पास में 3 मेडल हो गए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी एक मेडल और पक्का हो गया यहाँ पर, जो दहिया साहब है इनके नाम का, आप लोग ये समझिए गोल्ड राउंड में ये अभी एंट्री कर चुके हैं। अब एक आधा गोल्ड और आ जाए कम से कम। देखिए, वैसे तो हम लोग अगर लास्ट ईयर की टैली आप लोग कंपेयर करेंगे ना, जो रीडी जेनेरियो में ब्राजील के अंदर जो गेम हुए थे 2016 में, उसके साथ में कंपेयर करेंगे तो हम लोग उससे प्रोग्रेस पर ही चल रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट ईयर के साथ में कंपेयर करें तो एक तरीके से अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं। पर लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भी हमारी टीम की अच्छी रही, पर लेकिन मेडल में कन्वर्ट होते हम लोग नहीं कर पाए। वरना हॉकी प्लेयर है जो वो शानदार खेल कर गए। अगर बात करें आप लोग, हमारी मेंस हॉकी भी काफी शानदार खेल कर गई। अगर मैरी कॉम जी का मैच देखे वो शानदार आप लोग देखे। पीवी सिंधु जो अच्छा चल रही थी स्टार्टिंग में, लास्ट में आगे थोड़ी सी जो है चीजें एक तरीके से हमारे मेडल अच्छे से, वरना वहां पर भी हम गोल्ड या सिल्वर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कई सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि एक अच्छे जोन में पहुंचे हुए। अगर थोड़ा सा एफर्ट डाला जाए तो आगे हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी पोजीशन जो है वो 65th यानी कि 65वीं पोजीशन पर हम लोग हैं। चाइना टॉप पर बैठा हुआ है 32 के साथ में, यहाँ पर यूएसए सेकंड पर है 25 मेडल के साथ में गोल्ड, और जापान तीसरे नंबर पर 21 के साथ में, और ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर है 15 गोल्ड के साथ में चौथे नंबर पर। हमारी 65वीं पोजीशन है। अभी जैसा मैंने बताया कि एक यहाँ से आप लोगों का मेडल पक्का हो गया है, और भी कई सारे इसी तरीके से मेडल जो है अभी रो में है। तो देखते हैं कौन कौन से हम लोग अपने जो है मेडल यहाँ पर कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात होगी अगर हम लोग अपने मेडल को प्रॉपर वे में इस तरीके से कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों के सामने मैं बेस्ट क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये बात की जा रही है बेसिकली नवासा आइलैंड के बारे में। तो आप लोगों को जाकर इसकी लोकेशन देखनी है। देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप लोग आसपास वाली लोकेशन भी जाकर देखो, ना कि बस उस पर जाकर आप लोग टिको और फिर भागो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में बोला गया, साउथ चाइना सी में, कैरेबियन सी में, या फिर ब्लैक सी में, कहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वीडियो के एंड में आप लोग को बताऊंगा। डिफेंस के बारे में एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है, ईस्टर्न ब्रिज और इसी के साथ में नसीम अल बहर। ये बायलेटरल एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में? ईरान है, यूएई है, ओमन है, या फिर सऊदी अरेबिया है। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। कई बार आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के नहीं होना चाहिए। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी उतने ही लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह कि आज इनके द्वारा कार्टून भी दिए गए हैं। आप लोगों को पता है कि कितने सारे बिल हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पास किए जा रहे हैं। तो दिखाया यह जा रहा है कि नीचे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में, और ऊपर से जो है यहाँ पर ये सारे बिल जो है वो पास करा कर ले जा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से बिल के ऊपर कोई ज्यादा डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है,
जो डिबेट डिस्कशन के लिए वहां पर माहौल भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन वाले काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। कई बार आप लोगों से जो एक तरीके से नहीं ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट वगैरह पूछ लिया जाता है, और हाँ कई सारे बच्चे बोलेंगे सर बोला करो लिखने के लिए। तो देखिए यार, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लोगों को देखिए जो कि पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है ना, वो भी आप लोग लिखा करो। ठीक है, खासकर जो नए नए लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनडीए सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर वो बच्चे जो अभी 9th 10th 12th वगैरह अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं इन चीजों के बारे में। आप लोग कल को चलकर एनडीए और सीडीएस का अगर पेपर देने जाते हैं, खासकर एनडीए का, ठीक है, तो आप लोगों से एसएसबी के अंदर कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलिए। बेसी उन्हें कहते हैं कि लंबी रेस अगर दौड़नी है तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, तो इंटरेस्टिंग है, ट्राई जरूर किया कीजिए कम से कम आप लोग। आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करने हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर नजर डालेंगे। यहाँ पर आसाम और मिजोरम के अंदर जो रस्साकसी चल रही है उसके ऊपर ये आर्टिकल है, इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके नीचे वाला जो आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर, यह है टाइग्रे रीजन इथियोपिया के अंदर। तो कई बार कई सारे ऐसे रीजन है जिनके बारे में आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और कई सारी और भी चीजें पूछ ली जाती हैं। खासकर इंडिया के रिलेशन के बारे में बात की जा सकती है इथियोपिया के बारे में, तो एक ओवरव्यू के बारे में हम लोग लेंगे। ठीक है, जीएसटी के कलेक्शन और जीएसटी काउंसिल, ये सब चीजें, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, क्या सेंट्रल और स्टेट के बीच में जीएसटी को लेकर पंगा रहता है, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल में तो कुछ डेटा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए गए, ठीक है, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, इसकी जीएसटी कैसे हमारे देश में आई थी, पर लेकिन मैं आप लोग कई सारी और भी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करने के बारे में हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर भी डालेंगे। ये कोविड-19 के बारे में बातें की जा रही है यहाँ पर। बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके की चीजों को आने वाले टाइम में सुधारने की कोशिश की जा रही है, कि किस तरीके से आगे फ्यूचर में अगर कोई ऐसा फंडा बनता है तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, इंडिया और ईयू के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालेंगे। और यहाँ पर ये जो आर्टिकल है नीचे, यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से नो फंडामेंटल राइट ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी हमारी कंट्री में इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 प्रस्तुत किया गया है, तो जिसमें जो एक तरीके से अगर बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यहाँ पर उसके जो एम्प्लॉय हैं एक तरीके से वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है, सोचिए अगर पुलिस ही प्रोटेस्ट करने लगे तो अगर कहीं पर प्रोटेस्ट चले तो उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर देखने की कोशिश ये की जाती है कि सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर वाली कंडीशन को मेंटेन रखा जा सके, तो रूल वर्सेस राइट वाली बात यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ देखेंगे हम लोग यहाँ पर डिटेल में। तो आइए तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बताता हूं कि कंडीशन क्या है, ताकि आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पर इसके बारे में समझने के लिए पहले आप लोगों को मैप समझना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर चीजें आप लोगों की समझ में आएगी। बात की जा रही है आसाम और मिजोरम के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है उसको, जो सीमा है उसको लेकर जो लड़ाई है उसके बारे में ये आप लोग को आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो आसाम और मिजोरम को पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कहां पर है, तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो आसाम देखने को मिल रहा है, इसके नीचे यहाँ पर मिजोरम है। तो मिजोरम और आसाम जो है वो आपस में बॉर्डर टच करते हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो दोनों के बीच में आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पर डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई का रीजन रहता है। अगर मिजोरम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा त्रिपुरा इसका लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसके आप लोग को देखने को मिलेगा मणिपुर। तो टोटल मिलाकर मिजोरम को 3 राज्य टच करते हैं, त्रिपुरा बेसिकली, इसी के साथ में मणिपुर और आसाम। और आसाम को तो पता ही आप लोग कितने राज्य टच करते हैं, एक हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया मेघालय, तीसरा हो गया त्रिपुरा, चौथा हो गया मिजोरम, पांचवा हो गया मणिपुर, छठा हो गया नागालैंड और सातवां हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम को टोटल 7 राज्य टच करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है ये आप लोगों को ढंग से निहारना चाहिए, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये न्यूज में किस लिए है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी हुआ क्या, यहाँ पर आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पर कुछ दिनों पहले एक आईईडी, ठीक है, आईईडी इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि एक तरीका बॉम्ब ब्लास्ट आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में आसाम और जो मिजोरम है उसके बॉर्डर पर। फिर उसके बाद में जो है और तनातनी यहां पर हो गई बॉर्डर के बीच में, और 5 पुलिसमैन और जो सिविलियन है, एक सिविलियन उनकी डेथ हो गई, यानी कि एक तरीके से कई सारे लोगों की और जान चली गई यहां पर दोनों के बॉर्डर के एरिया में। तो यहां पर ये ऐसा इशू क्यों बन गया, और खासकर ये मुद्दा जो है बॉर्डर को लेकर ऐसी लड़ाई क्यों होगी, आखिर ऐसा क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें हैं, तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। थोड़ा सा कुछ आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब समझेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एक कर पॉइंट को समझते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट न रहे।
यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा बिल्कुल वही फंडा है। जैसे कई बार क्या होता है कि दो भाई जो होते हैं जब आपस में उनका बंटवारा होता है तो कई बार क्या होता है कि एक ने कुछ ज्यादा सामान ले लिया, दूसरे के पास में कुछ कम रह गया, तो उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। अच्छा, खेतों को लेकर भी कई बार लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में। नॉर्मली आप लोगों ने अपने आसपास वाले एरिया में चीजें देखी होगी कि बाउंड्री को लेकर लड़ाई होगी कि नहीं मेरी यहां तक है, मेरी यहां तक है, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। पर लेकिन हमारे देश में अगर बाउंड्री को लेकर किसी कंट्री के साथ में कोई इशू हो रहा है या फिर इंटरनल कोई इशू हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम में आप लोगों को रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें हुई होंगी, तब जाकर यहां पर चीजें हैं। पर आगे चलकर भी कुछ और हरकतें हुई अंग्रेजों के बाद, आजादी के बाद में भी, तो वो भी समझेंगे हम लोग। मिजोरम जो है वो पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 यानी कि 1972 में। उसके बाद में इसको फुल फ्लेज्ड एक स्टेट यानी कि पूरा राज्य बना दिया गया 1987 में। तो जब यहां पर इसको पहले यूनियन टेरिटरी और फिर यहां पर इसको राज्य बनाया गया तो वहीं से ही आसाम और मिजोरम के बीच में रस्साकसी होने लगी। क्योंकि देखिए अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के एरिया को देखेंगे तो ये कई बार आप लोगों को नजर आएगा कि पहाड़ी इलाका है, प्लेन नहीं है, वहां पर उबड़ खाबड़ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, ठीक है, कहीं आप लोगों को हिल देखने को मिलेगी, कहीं जंगल देखने को मिलेंगे। तो उसके बीच में बिल्कुल एक क्लियर कट लाइन खींचना तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए रिवर, हिल, वैली या फॉरेस्ट जो भी एरिया है यहाँ पर ये नेचुरल ऑब्स्टेकल हो गए, यानी कि एक तरीके से राह का रोड़ा बन गए कि कैसे यहां पर एक बाउंड्री यहां पर खींची जाए। तो एक इमेजिनरी लाइन मान लेगी, चलो ठीक है यार इतना मान लेते हैं कि यहां से तुम्हारा और यहां से इसका, ठीक है। कोई रिवर होगी उसको मान लिया, पर रिवर तो ऐसी है, रिवर का बेसिन चेंज होता रहता है। आज यहां को बह रही है, कल को पता चला इधर को बह गई, परसों चला इधर चली, पता चला इधर को आ गई। तो इस तरीके से कई बार डिस्प्यूट होते रहते हैं अगर नेचुरल बाउंड्री को इस तरीके से आप लोग मान के चलते हैं। किसी फॉरेस्ट को अगर एरिया को मान लिया कि ये जंगल है बीच में, इसको बाउंड्री मान लेते हैं, पता चला इधर से काट काट कर इसको यहां तक पहुंचा दिया तो बोला कि यहां पर अब बाउंड्री है क्योंकि फॉरेस्ट बोला था। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसके चलते कई बार लड़ाइयां देखने को मिलती है। तो क्लियर बाउंड्री न होना ये कई बार बॉर्डर डिस्प्यूट का रीजन बन जाता है, इसके ऊपर लड़ाई हो जाती है। तो इसके चलते यहां पर एक प्रॉपर एक डिमार्केशन होनी चाहिए बॉर्डर को लेकर कि हाँ दोनों राज्य के बीच में ये बॉर्डर है और प्रॉपर उसके बाद में अगर क्लैरिटी रहेगी लेकर तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी आसाम और मिजोरम के अंदर जो लड़ाई यहां पर देखने को मिली वो यहां पर बेसिकली इसीलिए है क्योंकि पुराने टाइम पर जो ब्रिटिश एरा में यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर 1875 में पर्टिकुलर एक जो है यहां पर जो पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन लाया गया और दूसरा यहां पर देखने को मिला 1933 में। यानी कि हमारी देश जो आजाद हुआ था वो था 1947 में। तो उससे पहले दो ऐसे यहां पर नोटिफिकेशन है यहां पर जिसके बेस पर चीजों को चेंज किया गया। तो जो नोटिफिकेशन आया 1875 का उसमें कोशिश की गई कि एक तरीके से डिफरेंशिएट करना जो यहां पर ये लुसाई हिल है, ये लुसाई हिल जिसको आप लोग आज की डेट में मिजोरम बोल रहे हैं, उस टाइम पर इसको बेसिकली ये आसाम का पार्ट हुआ करता था। यानी कि लुसाई हिल यानी कि मिजोरम जिसको बोलते हैं ये आसाम का पार्ट था, एक डिस्ट्रिक्ट था यहां पर आसाम का। आसाम एक काफी बड़ा राज्य हुआ करता था तो उसी में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया लुसाई हिल को, बेसिकली जो प्लेन है इसको ये कहां से यहां पर कछार, तो कछार वाला एरिया यहां पर इससे अलग कर दिया गया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये यहां पर आज के दिन में आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको यहां से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो जो लड़ाई है यहां पर ये जो पर्टिकुलर एरिया आप लोग को देखने को मिल रहा है ये कछार वाला एरिया हो गया, इसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट हो गया यहां पर ये वाला, ये कौन सा है ये आप लोग देखते हैं यहां पर, ये है यहां पर कोलासिब। तो कछार और कोलासिब को लेकर आप लोगों को यहां पर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर झड़प देखने को मिलेगी। वैसे यहां पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट तो आसाम के हैं और इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को मिजोरम के देखने को मिलेंगे जो बाउंड्री को लेकर एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं। तो सेकंड जो नोटिफिकेशन आया ये 1933 में आया, इसने डिमार्केट कर दिया जो बाउंड्री है कि लुसाई हिल की मणिपुर के साथ में। यानी कि पहले तो यहां पर आसाम के साथ में डिवीजन किया, फिर मणिपुर के साथ में भी इसको डिवीजन कर दिया कि इतना एरिया मिजोरम के अंदर रहने वाला है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये अब मिजोरम की बाउंड्री जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दी कि भाई साहब ये मिजोरम की बाउंड्री रहने वाली है। अब मिजोरम ये बोलता है कि मैं जो बाउंड्री मानूंगा 1875 का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसके हिसाब से बाउंड्री मानूंगा। यानी कि जो ये लुसाई हिल यहां से अलग किया गया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी चलते यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 1873 में, तो उसके हिसाब से मिजोरम बोलता है कि मुझे इसको मानना है। आसाम बोलता है कि नहीं, हम तो यहां पर जो सेकंड नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से मानेंगे। तो जो कि यहां पर 1933 में देखने को मिला था, ठीक है, तो उसके चलते जो लुसाई हिल को डिमार्केट किया गया मणिपुर से अलग कर ये बोलते हैं कि हम लोग उसको मानेंगे। यानी कि आज की डेट में अगर बात करें मिजोरम बोल रहा है कि 1875 के हिसाब से चलेंगे और ये यहां पर आसाम बोल रहे हैं कि 1833 के हिसाब से चलेंगे। तो इसके चलते दोनों के बीच में यहां पर लड़ाई देखने को मिलती है। तो एक टाइम पर ये जो मिजोरम है ये आसाम का पार्ट था, पर फिर आगे चल के अलग किया गया, पर लेकिन बाउंड्री को सेटल नहीं किया गया ढंग से, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इंटर स्टेट अगर कहीं पर भी आप लोगों को लड़ाई देखने को मिलेगी, कुछ लिखने के लिए अगर आप लोगों को आता है कि दो राज्य के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, तो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाते हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा।
तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या है, इनके दो राज्य के बीच में लड़ाई क्यों है। पहला तो रहेगा डिस्प्यूट ओवर बाउंड्री, यानी कि जो भी बाउंड्री है वो बोलता है बाउंड्री यहां होगी, ये बोलता है यहां होगी। तो आज की डेट में भी अगर आप लोग देखिएगा तो कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में जो बेलगांव वाला रीजन है उसको लेकर लड़ाई रहती है, ठीक है। इसी के साथ में और भी कई सारे रीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आसाम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, कई सारे राज्य के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। तो बाउंड्री बहुत बड़ा रीजन बनी हुई है जिसके बेस पर लड़ाई रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वोटर शेयरिंग को। जब एक राज्य दूसरे राज्य से अलग हो जाता है, जैसे तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से 2014 में, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब राज्य अलग हो गया तो नदी भी अलग अलग होगी, तुम इतना पानी यूज करोगे हम इतना करेंगे। तो इस तरीके से पानी को लेकर फिर लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा रहता है माइग्रेशन। कई सारे लोग चाहते हैं तेलंगाना में रहेंगे, कई सारे लोग चाहते हैं कि हम तो आंध्र प्रदेश में रहेंगे, तो कई सारे लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। तो माइग्रेशन के इशू को लेकर भी कई बार यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो ये मुद्दे यहाँ पर लड़ाई के देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने पर्टिकुलर आप लोगों को आसाम और मिजोरम को ध्यान में रखते हुए नहीं बताया, किसी भी राज्य के बीच में अगर लड़ाई लिखने के लिए कुछ आ जाता है तो ये 3 पॉइंट कम से कम आप लोग याद रखना। अगर आसाम और मिजोरम के बीच में बात करें तो यहाँ पर 164.6 किलोमीटर का ये स्टेट का एरिया है जो कि यहाँ पर दिक्कत में है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कछार, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हैलाकांडी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है करीमगंज। तो ये जो एरिया है ये किसका है, ये एरिया आसाम के डिस्ट्रिक्ट है। अब किसके साथ में लड़ाई हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है बेसिकली, ये है यहाँ पर कोलासिब, इसी के साथ में ममित। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा आइजोल, ये मिजोरम के हैं। इनके मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये हो गया आइजोल को, ये कोलासिब, इसी के साथ में हो गया ममित, और ये ऊपर वाले हो गए आसाम के। तो ये जो बाउंड्री वाला एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा, इनमें कई बार आप लोग यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई होती नजर आती है। लगभग 164 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जिसको लेकर दोनों लड़ते रहते हैं। तो इसके बारे में कई बार देखने को मिलेगा लोगों की झड़प हो जाती है, एक दूसरे के साथ में मरने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके चलते बोला यह जा रहा है कि इसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकलना चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्या क्या बातें आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर है कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है उसको सेटल करना चाहिए। आप लोगों को मैप उसको कर देना चाहिए ढंग से, सैटेलाइट मैपिंग की हेल्प से, क्योंकि आज के दिन में तो टेक्नोलॉजी आ गई यार। अगर नदी नालों जंगल को आप लोग जो एनेट की इंची टेप लेकर अगर नहीं नाप सकते तो आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर लीजिए, आज के दिन में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसके बेस पर आप लोग चीजों को एलोकेट कर सकते हैं, चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। पहला तो ये आप लोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि रिवाइव कीजिए इंटर स्टेट काउंसिल, ये संविधान के अंदर आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। आर्टिकल 263 यहां पर ये बात करता है कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि दो राज्य के बीच में काउंसिल रहेंगी, तो क्या करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे और एडवाइस करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी यहां पर अगर कोई भी कॉमन जो भी स्टेट के बीच में जो भी सब्जेक्ट है, और रिकमेंडेशन देगी कि कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, यानी कि एक दूसरे का सर नहीं फोड़ना है, मिलकर काम करना है, तो उसको भी ये सजेस्ट करेंगे। तो इंडिया जो है यहाँ पर ये एक प्रतीक भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट और सेंटर को मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पर जो इस तरीके कोई एक तरीके की गलत चीजें हो रही हैं उनको रोका जाए और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिले, यानी कि संघवाद का ढांचा निकल कर आए, जहां पर ये देखने को मिले कि दोनों राज्य जो हैं वो मिलजुल कर काम करें, दोनों राज्य जो है शांतिपूर्ण स्वभाव में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो कई सारे लोगों की जान गई उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, थोड़ा सा बैठकर बातें करनी पड़ेगी, तभी यहां पर आप लोग चीजों को निपटा सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इथोपिया के बारे में बातें करेगा। इथोपिया जो है आज की डेट में यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। मैप में अगर आप लोग देखेगा तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले अपनी कंट्री कंपेयर में इथोपिया को देखिए, तब आप लोग समझ पाएंगे किस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोग को इथोपिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इथोपिया जो है यहाँ पर ये होर्न ऑफ अफ्रीका वाली कैटेगरी में आता है। आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि होर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है। तो 4 कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और इथोपिया हो गया। इसके अंदर जो ये कंट्री है यहाँ पर, इसमें इथोपिया के बारे में बात करेंगे। और इथोपिया में यहाँ पर बेसिकली जो टाइग्रे वाला रीजन है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ इथोपिया। तो वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो साउथ जो यहाँ पर सूडान है उसको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि पड़ोसी देश है, वहां पर रिफ्यूजी की संख्या बढ़ने लगती है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली न्यूज में है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये है रीजन जो एग्जैक्ट आप लोगों को रेड देखने को मिल रहा है इथोपिया के नॉर्थ में, आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्या ये रेड सी के साथ में कनेक्ट करता है? नहीं, ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं करता है। ये यहाँ पर बेसिकली एरिट्रिया जो वाला रीजन है उसके साथ में कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा, और इधर सूडान वाले रीजन में कनेक्ट होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। तो इसके चलते आप लोग इस मैप को अगर माइंड में रखेंगे तो समझने में आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप लोग को पता है कि लगभग 2000 के एयर फेयर में या फिर 2001 में आप लोग बोल सकते हैं
कि अफगानिस्तान की फोर्स के द्वारा यूएसए में एंट्री की गई, बड़े ही आनन फानन में कि जाकर ये कर देंगे वो कर देंगे। ओसामा बिन लादेन को खैर मारा उन्होंने, अलकायदा वालों को ठिकाने लगाया, पर लेकिन तालिबान के सामने घुटने टेक कर वहां से निकले। उनको लग रहा था कि सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर अभी इथियोपिया में देखने को मिली। इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एबे अहमद के द्वारा भी यहाँ पर टाइग्रे रीजन में एंट्री की गई कि वहां पर उसको अपने कंट्रोल में लिया जाएगा। तो नवंबर 2020 में एंट्री करने के बाद में फिलहाल हम लोग जुलाई में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां से इनके द्वारा अपना जो बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट को, तो ये उस पर कुछ भी यहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहां पर 7 मंथ लेटर यानी कि 7 मंथ के बाद में इनके द्वारा इथियोपिया से अपना यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया गया, यानी कि अपनी जो फोर्सेस थी उनको विड्रॉ कर लिया गया। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो डिफीट एक्सेप्ट कर ली। आप लोग बोल सकते हैं कि यूएस से यहां से जो निकल के जा रहा है वो बोला था डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करेंगे, और पानी जो है रुपये जो है वो पानी की तरह बहा गया। वहां पर बहुत सारी चीज देखने को मिली, पर लेकिन बाद में आगे क्या किया, उसने अपने आप चीजों को एक्सेप्ट कर लिया और वहां से घुटने टेक कर निकल गया। कुछ ऐसा ही रीजन यहां पर देखने को मिला। तो इथियोपिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसा ही सिस्टम यहां पर सामने निकल कर आया। आप लोग ये बोलेंगे आखिर ये जो महान कार्य है यहां पर, ये जो हरकतें हैं ये इनके प्रेसिडेंट के द्वारा ये स्टार्ट कैसे हुई, तो इसके बारे में भी आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। देखिए मिलिट्री ऑपरेशन जो था वो यहाँ पर जो इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था टाइग्रे रीजन के लिए। तो यहाँ पर जो टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है उनके द्वारा जो फेडरल मिलिट्री बेस है उनके ऊपर अटैक किए गए थे, उसके बाद में ये चीजें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन को लेकर आप लोगों को पता है अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है, अगर कोई एक बार इलेक्शन जीत कर आ जाता है तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है, फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर चिपकने की कोशिश करता है, वो इजिली पावर को ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे हमारी कंट्री में 2014 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने यहाँ पर पर्टिकुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बीजेपी के हाथ में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उससे पहले भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, हमारी कंट्री में आराम से एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इथियोपिया के जो प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है एबे साहब, ठीक है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला 2019 में इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में बात करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। पर जैसे ही पीस प्राइज मिला इनको लगा पीस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्राइज मिल चुका है जिसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने वो सारी चीजें साइड में रखते हुए अपना जो मुद्दा है उसको देखना स्टार्ट किया, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और वहां पर बेसिकली इनके द्वारा अपनी मिलिट्री भेज दी गई। पर लेकिन आप लोगों को पता है जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी ज्यादा तगड़े रहते हैं। तो यहाँ पर TPLF ये सेम फंडा वहां पर इनके द्वारा देखने को मिला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं वो एक तरीके से घुटने टेकती यहाँ पर इनके सामने नजर आई। तो अभी यहाँ पर दिक्कत और भी कई सारी हो गई है, जैसे जैसे यहाँ पर ये काफी सारी फोर्स बढ़ी, यहाँ पर इनके बीच में झड़प बढ़ी, बहुत सारे रिफ्यूजी लोग जो हैं वो आप लोगों को सुडान वाले रीजन में पहुंचते हुए नजर आए, जिसके चलते सुडान ने भी यहाँ पर बोला कि यार ये चल क्या रहा है, ऐसे कैसे चलेगा भैया। ठीक है, तो उसके चलते थोड़ा चीजें को नॉर्मल करने की बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 3,50,000 के करीब लोग जो हैं वो सीवियर फूड क्राइसिस में है, यानी कि भुखमरी के शिकार होने वाले हैं। तो ये भी चीजें यहाँ पर रखी गई। तो इसके चलते यहाँ पर बोला गया कि एक तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ से अपना यूनिलैटरल का मतलब होता है अकेले सीज फायर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो है बेसिकली TPLF है, वो तो देखिए उनको तो पता है कि अगर वो हार देंगे तो फिर सारी चीजें यहाँ पर उनकी खत्म हो जाएंगी। देखिए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, अगर आप लोग नॉर्मली देखकर चलें, जैसे कि अगर अगर शेर है वो हिरन के पीछे भाग रहा है तो नॉर्मली हिरन जो है वो कई बार बच जाता है। ठीक है, रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि हिरन जो है वो अपनी जान के लिए भाग रहा होता है और शेर जो है वो अपने खाने के लिए भाग रहा होता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनकी जान बच रही है यहाँ पर एक तरीके से, ये तो अपने एरिया में रहने के लिए, अपने एरिया को टैकल करने के लिए लड़ रहे हैं और उनको बस वहां पर एक तरीके से उसको अपने कंट्रोल में लेना है। इसके चलते जो सुडान वाला रीजन है उसमें भी यहाँ पर अशांति फैल गई। सुडान में भी आप लोग याद रखिएगा 2 सुडान है, एक है सुडान, एक है साउथ सुडान। सुडान है जो ऊपर वाला रीजन और नीचे वाला रीजन, ये 2011 में एक दूसरे से अलग हो गए थे, जुदा। ठीक है, तो तब से यहाँ पर ये अभी बात करें तो यहाँ पर इनके बीच में भी रस्साकसी रहती है कई सारे रीजन को लेकर। ठीक है, लोग जो है अलग तो हो जाते हैं पर लेकिन दिक्कतें बहुत सारी देखने को मिलती है। ठीक है, पुराने टाइम पर किस तरीके से बाउंड्री थी, किस तरीके से रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन था, किस तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बिल्कुल ऐसे जैसे अपने देश में आप लोग देखिएगा जब नए नए राज्य बनाए जाते हैं निकाल कर, तो इनके अंदर कई बार आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए आप लोग नजर आएंगे, यानी कि अब तक भी उनके बीच में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट आप लोग को नजर आ जाएंगे। ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो उस तरीके से कंडीशन यहाँ पर रहती है कई बार। तो यहाँ पर अभी यूएन के द्वारा बोला गया कि यार ये चीजें जो है थोड़ी शांत करो, तो उसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। जो TPLF है यहाँ पर उसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली फायर किए गए यहाँ पर एक तरीके से रॉकेट इनटू इथियोपिया फ्रॉम टिग्रे रीजन से। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है उसमें भी अशांति यहाँ पर आने के चांसेस हो गए, यानी कि एक तरीके से ये है
कि इथियोपिया में अगर अशांति रहेगी तो यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये हॉर्न इसको बोला गया है, बेसिकली जो गेंडा नहीं होता है, गेंडे का जो सींग होता है, वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, तो उसके बेस पर इसका नाम रखा गया है। अब ये माना जाता है कि अगर इथियोपिया के अंदर अशांति रहेगी तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में अशांति रहेगी, तो इसलिए इसमें शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, याद रखना, जिबूती हो गया यहाँ पर, और एरिट्रिया हो गया, इथियोपिया हो गया, और सोमालिया, डी साइलेंट है, इसको जिबूती बोलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे इंडिया के साथ में रिलेशन इथियोपिया के, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इथियोपिया जो है वन ऑफ लार्जेस्ट रेसिपिएंट है हमारी कंट्री का, लॉन्ग टर्म जो हम लोग एक तरह कंसेशनल जो क्रेडिट देते हैं ना इथियोपिया से अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट जो है मोर देन 1 बिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगी इथियोपिया के अंदर। किस किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए? हम लोग वहां पर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री और रेलवे ट्रैक वगैरह बना रहे हैं, टेली जो एजुकेशन या फिर टेली मेडिसिन यानी कि इंटरनेट का यूज करते हुए इथियोपिया में डिजिटल हम लोग इथियोपिया को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर कई सारे एरिया में उनकी जो यूनिवर्सिटी है, उनके जो एक तरीके से जो उनकी हमारी कंट्री के आईआईटीज हैं, वो खासकर दिल्ली और कानपुर, वो मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड में बात करें अगर दोनों कंट्री के बीच में, तो इंडिया और इथियोपिया के बीच में 1.28 बिलियन का था यहाँ पर 2018-19 के टाइम पे। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 1.23 बिलियन और बाकी का यहाँ पर इंपोर्ट करता है 55.01 मिलियन, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम हमारा वहां पर एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट जो है वो काफी कम है। इंडिया जो है यहाँ पर लगभग 586 के करीब इंडिया की जो कंपनी है वो इथियोपिया में आज के डेट में काम कर रही है, लगभग 55,000 के करीब लोगों को वहां पर जॉब दे रही है। तो इन्वेस्टमेंट भी उनका लगभग 4 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में 58.7% के करीब इंडियन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां पर जाता है, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और इसी के साथ में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये सबसे बड़ा चंक आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। इंडिया का जो मिशन है यहाँ पर उनके द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर यहाँ पर जो यहाँ पर अदिस अबाब के अंदर इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते ना, तो उसका सेलिब्रेशन भी यहाँ पर देखने को मिला यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिया के मिशन के द्वारा इथियोपिया के अंदर। तो यानी कि रिलेशन तो आप लोग कूल टाइप के बोल सकते हैं दोनों कंट्री के बीच में कि अच्छे रिलेशन है, सही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री इस तरीके से न्यूज में रहती है और उसके बारे में कुछ लिखने के लिए ऐसा आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन आना नहीं है, अच्छा ऐसी बातें हैं और इस तरीके से हैं, तो आप लोगों को उसको इस तरीके से देख के चलना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ओके। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली बात करें जीएसटी के बारे में। जीएसटी को बोलते हैं यार गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको 1 जुलाई से इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए हमारी कंट्री में जीएसटी डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो जीएसटी जो है ये एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट आप लोग जो गवर्नमेंट को जाकर पे नहीं करोगे, इनडायरेक्ट वे में ये आप लोग के प्रोडक्ट पर लगता है। जैसे कि आप लोग पेन खरीद कर लेकर आए तो आप लोग के पेन के ऊपर टैक्स लग गया, तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास से पहुंच गया वो। वैसे इनकम टैक्स जो रहता है और कॉर्पोरेशन टैक्स जो रहता है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स रहते हैं, आप लोग डायरेक्ट जाकर गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज है इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कोई पर्टिकुलर कंट्री है वहां पर ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है और कम डायरेक्ट टैक्स है, तो वो कंट्री कैसी है? वो प्रोग्रेसिव टैक्स कंट्री है या फिर रिग्रेसिव टैक्स कंट्री है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? इसको समझने के लिए आप लोगों को उदाहरण समझाता हूं मैं। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होती है? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, इसको कैसे देखेंगे आप लोग? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को इसको ऐसे देखिए, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, वहां पर ओनली डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जैसे इनकम टैक्स है ओनली वहां पर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि इनकम टैक्स जो है वो आप लोगों को ऐसा नजर आएगा कि वो अमीर लोगों पर ज्यादा लगता है और गरीब लोगों पर कम लगता है, यानी कि जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा है उसके ऊपर इतना ही ज्यादा इनकम टैक्स और जिसके पास में इतना कम उसके ऊपर इतना ही कम इनकम टैक्स, यानी कि इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी कि गरीब लोगों पर कम और अमीर लोगों पर ज्यादा लगता है। तो जिस कंट्री में आप लोगों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलेगा वहां पर मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को नजर आएंगे। इसलिए मैक्सिमम कंट्री ये कोशिश करती है कि इनडायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर बात करें रिग्रेसिव टैक्स नहीं है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगर बात करें रिग्रेसिव टैक्स, जीएसटी हो गया, जैसे मैंने बोला ना पेन आप लोगों को खरीदना है, वही पेन कोई रिक्शा वाला खरीदे, वही पेन कोई अंबानी खरीदे, उनको सबको टैक्स इक्वल देना है, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो उसमें मान लीजिए 10 रुपए का पेन है तो प्राइस उसमें इंक्लूडेड रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो सबको इक्वल देना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये ऐसे नहीं देखता है कि ये अमीर है ये गरीब है, वो सबको एक ही तराजू में तोलता है। तो इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, क्योंकि अमीर तो दे देगा पैसा पर, लेकिन जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का उसकी जिंदगी बड़ी ही बदतर यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये है जीएसटी। तो जीएसटी को ध्यान में रखते हुए ये बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री में अभी जीएसटी के कलेक्शन के बारे में बात की जाए
तो जुलाई महीने में जो डेटा प्रस्तुत किया गया यहाँ पर उसमें बात की जा रही है कि लगभग जो पहले के कंपेयर में आप लोग देखते हैं 33% के करीब बोला जा रहा है कि इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, जो कि नॉर्मली गवर्नमेंट का टारगेट भी रहता है। तो 1.16 जो लाख करोड़ यहाँ पर जुलाई का रिवेन्यू इकट्ठा किया गया। फिर से मैं ये बोलूंगा, जुलाई का मतलब है जून का रिवेन्यू इकट्ठा किया गया, जुलाई में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं है कि आप लोगों को जब महीना कंप्लीट हो जाता है तो मंथ के एंड में सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ ये महीना जो है कंप्लीट कर चुका है इस इंसान, अब इसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी जीएसटी जब यहां पर हमारी कंट्री में लाया गया तो इसको वन नेशन वन टैक्स की कैटेगरी में रखा गया। तो वन नेशन वन टैक्स जो किया गया यहां पर, तो कई सारे लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सीएसटी, वैट हो गया, जिसको वैल्यू एडिड टैक्स आप लोग कई बार बोलते हैं। तो दुनिया भर के टैक्स को इकट्ठा करके एक टैक्स के अंदर डाला गया ताकि अलग अलग टैक्स यहां पर देखने को नहीं मिले। तो यानी कि बेसिक पर्पज क्या था? बेसिक पर्पज सीधा सीधा ये था कि जो अलग अलग टैक्स है उनको खत्म कर कर एक ही टैक्स यहां पर लगाया जाए। और जो फंडा रहता है यहां पर गवर्नमेंट का कई बार कि वन टैक्स, वो नहीं कहते वन नेशन वन टैक्स वाला फंडा, तो वो वाली चीजें यहां पर देखने को मिली। तो उसी के चलते इनके द्वारा यहां पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं इस तरीके से, तो आप लोग ये माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर सारे डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल होती है जो यहां पर सारे डिसीजन लेती है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ये यहां पर किस तरीके से डिसीजन लेती है उसको हम लोग समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल एक, तो ये याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल 279A के अंदर इसके बारे में मेंशन है। और मैंने आप लोगों को बताया था जिस भी आर्टिकल के अंदर कैपिटल लिखा हो ABCD, तो इसका मतलब ये कि वो अमेंडमेंट कर कर यहां पर इसको ऐड किया गया है। तो मैं आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को आंसर बताना है। इसको बोलते हैं 2014 में यहां पर जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये हमारी कंट्री में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा बना। देखिए बिल हमेशा बड़ा होगा क्योंकि कई सारे बिल जो है वो पास नहीं होते हैं, एक्ट हमेशा उससे छोटा ही होगा। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना है यहाँ पर, ये जिसके द्वारा चीजें जो है यहाँ पर चेंज की गई। ठीक है, इसके चलते स्टेट के पास में जो है वो एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस लगाने की पावर आई और जीएसटी काउंसिल के पास में यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली। चेयर किया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघवाद के ढांचे को भी सपोर्ट करता है। अब वो कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि वोटिंग स्ट्रेंथ जो आप लोग को देखने को मिलेगी सेंटर के हाथ में है 1/3, ठीक है, और स्टेट के हाथ में 2/3। तो सीधा सीधा पावर ये होगी स्टेट के हाथ में, स्टेट के हाथ में ज्यादा पावर होगी। ठीक है, डिसीजन को एक तरीके से अगर इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पर 75% वोट का सपोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि स्टेट को ज्यादा पावर दे रखी है। पर लेकिन दिक्कत ये देखने को मिलती है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चीजें चल जाती है। रीजन क्या है, रीजन ये कि जब कोई सेंट्रल में कोई पावर में है, ठीक है, जैसे कि आज के डेट में पावर में कौन है, प्रेजेंट टाइम पर बीजेपी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जिस तरीके से अगर देखिए तो यहाँ पर मैक्सिमम राज्य के अंदर भी आप लोगों को बीजेपी का ही एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते ये होता है कि एक तरीके से फिर भी जो है चलती किसकी है, वो सेंटर की है, क्योंकि उसकी जो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही वहां पर उसके हिसाब से काम करेगा। तो वहां पर जो सेंटर चाहेगा वही नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो कहने के लिए तो संघवाद का ढांचा है, पर लेकिन ऐसा यहाँ पर नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। 3 तरह की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, CGST, SGST और IGST। तो CGST को सेंट्रल GST और यहाँ पर यह CGST बोलते हैं। तो ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार ऐसे बन जाते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट बोलते हैं SGST, ये स्टेट का है तो इसको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कलेक्ट करती है। और इंटीग्रेटेड GST, तो पर्टिकुलर कोई स्टेट तो इनको कलेक्ट कर नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो चीजें देखने को मिलती है, जो ट्रांसफर जो व्यापार होता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करती है। यानी कि सेंट्रल GST और IGST जो है इनको गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इकट्ठा करती है, और स्टेट GST यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। तो फिर यहाँ पर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में अगर बात करिए तो यहाँ पर आर्टिकल जो है 200, चलिए आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों को बताया, उसके थ्रू यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये भी आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा अभी नया कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिक पर्पज क्या था यहाँ पर रिफॉर्म लाने का, ताकि हमारी कंट्री में जो कॉमन नेशनल मार्केट एक तरीके से वो बेसिकली कॉमन नेशनल मार्केट बनाई जा सके। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, क्योंकि कहीं पर कितना उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, कहीं पर कितना लग रहा है। वैल्यू एडिड टैक्स जो था वो काफी लार्ज स्केल पर चीज देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से करप्शन को भी रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इंडस्ट्री को इंप्रूव किया जा सके देश के अंदर। ठीक है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर चीजों को नॉर्मल से लेकर चला जा सके, वो सारी चीजें थी। पर लेकिन फिर भी कई सारे चैलेंज जो है वो आप लोग को आज के दिन भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
एक तो सबसे बड़ी जो बात हो रही है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, यहाँ पर ये बोला गया था अगर टैक्स इकट्ठा होगा, जो भी टैक्स इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, वो टैक्स जो होगा उसको यहाँ पर अगर कम होता है तो भरपाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी जब यहाँ पर कोविड-19 आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए भरपाई करने से, तो उसके चलते काफी ज्यादा रस्साकसी देखने को मिली इस पर्टिकुलर टैक्स को लेकर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया कि ये टैक्स सही नहीं है और वो चीजें सब चीजें, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कई बार कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया कम से कम इसके बारे में आप लोग को होना चाहिए। ओके, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे अब यहाँ पर जो बात करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली थोड़ा सा प्रीलिम्स फैक्ट के बारे में। यहाँ पर जो बात की जा रही है वेंकैया नायडू साहब के बारे में। उनके द्वारा बोला गया था कि डिस्कस कर लेते हैं फार्मर के प्रोटेस्ट के मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि फार्मर के प्रोटेस्ट के मुद्दे नहीं, अभी जो पेगासस वायरस को लेकर अभी जो यहाँ पर अभी दिक्कत देखने को आई उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आया अभी यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पार्लियामेंट के अंदर जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल अभी वो है पेगासस वायरस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को बताइए यहाँ पर ये रवि दहिया साहब जो हैं वो मेडल की रेस में काफी अच्छे लेवल पर पहुंच गए। आगे अगर बात करें तो हमारी कंट्री में जो INS विक्रांत है वो यहाँ पर अपनी बेसिकली फर्स्ट जो अभी मेडन ट्रायल देखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग ये कोच्चि में यहाँ पर इसकी ट्रायल की गई। तो इसके चलते अभी आने वाले टाइम में जो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन जो नेवी के अंदर में, तो INS विक्रांत को नेक्स्ट ईयर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडियन नेवी के अंदर। और ये इंडिजिनसली डेवलप एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब इसके ऊपर लगभग 30 के करीब जो एयरक्राफ्ट यानी कि छोटे छोटे जो जहाज हैं वो उतारे जा सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर अगर कल को कहीं वॉर में जाना है तो उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये किसी भी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट होते हैं खासकर उसकी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर कोविड-19 के जो वेरिएंट है उसको लेकर बात की जा रही है, तो मैंने आप लोग कई बार बताया, आप लोग याद रखिएगा INSACOG के बारे में अगर कोई पूछे, इसको आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, इसको बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फंडा इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही हमारी कंट्री में कोई ऐसा वेरिएंट निकल कर आ रहा है, तो यही उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से बात करते हैं इंडिया के अंदर यहाँ पर नेशनल सार्स कोव जीनोमिक जो कंसोर्टियम है, जिसको यहाँ पर सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको वायरस आप लोग बोलते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर चीजों को चेक की जाती है। तो इन्हीं के द्वारा बताया जाता है कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा वायरस है और इनके जो नाम दिए जाते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहीं से ही देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। यहाँ पर बेसिकली अल्फा है, यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है यूके से निकल कर आया, बीटा जो है ये साउथ अफ्रीका से, इंडिया के आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसे डेल्टा हो गया इंडिया का, कप्पा हो गया इंडिया का। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये अलग अलग दे रखे हैं, इनके हल्का हल्का सा नाम कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार मैच करने के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर मैच करने के लिए आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट आप लोग न्यूज बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अपने आप को यहाँ पर अलग कर लिया गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो केस चल रहा है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये आंध्र प्रदेश से ही निकल कर आते हैं, पहले आंध्र प्रदेश में थे, तो कई सारे केसेस ऐसे हैं कि इनको भी उसमें संलिप्त पाया गया। खासकर आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो नहीं डेवलप की जा रही है, तो उसके केस को लेकर यहाँ पर इनके ऊपर भी आरोप लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से जब ऐसा कोई केस होता है उसमें बेसिक मुद्दा ही होता है कि एक तरीके से नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए और कोई इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट न देखने को मिले। यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ने किसी पर्टिकुलर एरिया के, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर कोई जज है, उसके शेयर है 5%, ठीक है, अब उस फैक्ट्री में कोई दिक्कत हो गई, उस फैक्ट्री का केस आ गया कोर्ट के अंदर, अब उसी जज के सामने चला गया, अब वो जज तो यार अपने फेवर में डिसीजन को देने की कोशिश करेगा, तो इसलिए नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसी के चलते चीज देखने को मिलती है, तो उसके बारे में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि तो एक तरीके से अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, किसी को भी सुने बगैर आप लोग जो है वो जजमेंट नहीं देंगे, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर लोकसभा के अंदर बात की जा रही है, बेसिकली ये पास कर दिया गया एयर क्वालिटी कमीशन, खासकर एनसीआर वाले रीजन में कैसे एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कमीशन है वो यहाँ पर बेसिकली लाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो एयर की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो उसी के चलते कई सारी चीजें हैं, एक तरीके से ऑल्टरनेटिव लाना पड़ेगा स्टेबल बर्निंग का। स्टेबल बर्निंग क्या होती है? जब किसान जो है वो घास फूस जलाते हैं आसपास वाले रीजन में, तो उसको स्टेबल बर्निंग बोलते हैं। तो इसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो स्टेबल बर्निंग को कैसे रोकना है, तो उसके चलते यहाँ पर बेसिकली कई सारे सोल्यूशन भी सुनाए जाते हैं। एक तो कि आप
लोग क्या करो, जो घास फूस रहता है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर खेतों में डालो, खाद का काम करेगा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे हैं, कई सारी गोली भी लाई जाती है यहाँ पर ताकि घोल कर उसको घोल को डाला जाए। तो वो अगर 1 महीने का काम है तो उसको वो बेसिकली 5-7 दिन या हफ्ते भर में उसको निपटा देता है। ठीक है, तो ऐसी भी दवाइयां कई सारी बनाई जा रही हैं। ठीक है, या फिर कई सारी और भी चीजें हैं जो खासकर उसका ऑल्टरनेटिव के तरीके से सजेस्ट की जाती हैं ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये भी एक यहाँ पर अभी पार्ट माना जा रहा है कि स्टबल बर्निंग को भी ध्यान में रखकर यहाँ पर चलना पड़ेगा ताकि क्लीन एयर प्रोवाइड कराया जा सके दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन के अंदर में। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बात करें, आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी जो रेप केस दिल्ली वाले रीजन में देखने को मिल रहे हैं, इसको बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है जो आप लोगों ने हाथरस वाला केस देखने को मिला था। वहां पर भी क्या हुआ था, वहां पर ये होता बेसिकली एक लड़की थी, उसके साथ में रेप हुआ, उसको मारा गया, फिर उसको बेसिकली जला दिया गया घर वालों को बिना कॉन्टेक्ट किए हुए। तो अभी ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। रियलिटी में तो यही है कि यहाँ पर घर वाले बोले कि जितनी जल्दी हमारी बच्ची को जलाया गया, एक 9 साल की बच्ची, यार समझ सकते हैं आप लोग, उतनी ही जल्दी से उनको फांसी पर चढ़ाओ जिनके द्वारा ये हरकतें की गई हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको पॉलिटिकल, देखिए कई बार ऐसे रेप के केस होते हैं ना, उनको पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट न करते हुए अगर रियलिटी में उसका सोल्यूशन निकाला जाए तो वो एक बेटर तरीका होगा चीजों का हैंडल करने का। ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिल रही है, बात की जा रही है सबका राशन सबका पोषण। तो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, ताकि जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो ऐसी स्कीम के बारे में आप लोगों से हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आगे अगर चले, यहाँ पर 50% जो फंड है वो बेसिकली 50% फंड एलोकेट किया जाएगा ऑनगोइंग एमपी लेड स्कीम के तहत। तो ये एमपी लेड स्कीम है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में ये जो स्कीम थी ये लेकर आई गई थी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बेसिकली कि वो अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी यहाँ पर ये स्कीम आज की डेट में, पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है, पर लेकिन आज की डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। तो इसके चलते जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो आप लोगों के सांसद साहब है, उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एनुअली मतलब 1 साल में। इसका मतलब ये हो गया कि 5 साल में उनको 25 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाते हैं ताकि अपने एरिया में डेवलपमेंट कर सके। डेवलपमेंट में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि उनको साफ सफाई करनी है, स्वच्छ भारत अभियान को इंप्लीमेंट करना है, एजुकेशन के फील्ड में काम करना है। तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। खासकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये एक तरीके से तरीका रहता है कि यार आप लोगों को जो पैसा दिया गया है अपने एरिया में जाकर आप लोग डेवलपमेंट करो, जिससे आप लोगों के एरिया में लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा काम करे। ठीक है, तो ये स्कीम के बारे में आप लोग याद रखिएगा। एमपी लेड जो स्कीम है, इसका बेसिक पर्पज यही होता है कि कम से कम यहाँ पर लोगों को सही फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो ये जो स्कीम जब लाई गई थी इसका बेसिक पर्पज यही रखा गया था कि यहाँ पर इसको ग्राउंड लेवल पर इसका फायदा पहुंचाया जा सके। पर कोविड-19 के चलते इस पे बार लगा दी गई थी। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो पैसे को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखिएगा जो यहाँ पर ये स्कीम मैंने आप लोग को बताई। ठीक है, तो बाकी कई बार ये भी बोलते हैं कि फेडरलिज्म जो ये स्कीम है इसके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए जाते हैं कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अब ये जाकर अपने एरिया में 5-5 करोड़ रुपए अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट रहती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट रहती है, वो सदमे में आ जाती है, उसको ये लगता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें भी देखने को मिलने लगती है। ठीक है, तालिबान जो है वो अटैक कर रहे हैं यहाँ पर अफगान मिनिस्टर के ऊपर, तो ये यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं, तो इनकी हरकतें जो हैं वो रुक नहीं रही है। तो ये भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे चल ही रहे हैं यूएनएससी के अंदर अगेंस्ट, जो यहाँ पर अभी बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इस्लामिक जो एमिरेट्स हैं उसके चलते भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था आप लोग का जो बेसिकली नवासा के बारे में पूछा था, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसकी लोकेशन, ये क्यूबा हो गया इधर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया फ्लोरिडा, यूएसए के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, तो यानी कहां पर है ये कैरिबियन सी में है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो कैरिबियन सी आप लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया कैरिबियन सी, तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक्सरसाइज के बारे में। तो ये दोनों एक्सरसाइज जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी किसके साथ में, ओमन के साथ में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आज के डिस्कशन में इतना ही, जो भी आप लोगों को बचता है टेंशन मत लिए कीजिए, उसको मैं कवर कर लूंगा, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।